भूधसान यहाँ होते रहती है क्योंकि नीचे तो ज़मीन जल चुका है, आग की वजह से फायर एरिया है। कोल को बंद कर देना या कोयला खदानों को बंद कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है। पेट है, बाल बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा इसका कौन देगा। डर तो हर दिन होता है, आए दिन, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है और होते रहता है। 1874 से 1883 तक हुए सर्वे से ब्रिटिश राज के हाइड्रोलॉजी विभाग को मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में फैले कोयले का पता चला। इसके 12 साल बाद कोयला ढोने के लिए झरिया इलाके में ट्रेन पहुंचा दी गई। खुदाई बढ़ाने और दाम सस्ता रखने के लिए कुछ भारतीय सेठों को कोयला खोदने की परमिशन दी गई और इन ठेकेदारों ने बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुषों और महिलाओं को कोयला खोदने के काम में झोंक दिया। कुछ दशकों के भीतर 60,000 महिलाएं कोयला खोदने में लग गई। उन्हें पुरुषों के मुकाबले बहुत कम पैसा दिया जाता था। इसी दौरान 1916 में झरिया की भोवरा खदान के कोयले में आग लग गई और तब से ये आग और उसके बगल में गरीब महिलाओं का काम करना जारी है। 22 साल की सावित्री यहां बीते 5 साल से गैर कानूनी रूप से कोयला बीनती हैं। वो जिस जमीन पर रहती, चलती और काम करती हैं, वो कभी भी फट सकती है। ज़मीन जो है जर्जर हो चुका है, तो यहाँ पे खतरा है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि पूरा घर ज़मीन के अंदर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झरिया में ही कोयला खदान में आग लगी हुई है। There was another fire that has people wondering whether Centralia is spreading underground toward their homes and businesses. Our China correspondent Lindsay Hilson went to the Wuda coalfield in Inner Mongolia. One of those is a fire that's been burning non-stop for over a century. So old, no one alive knows how it started. चीन, भारत और न्यूजीलैंड के कोयला भंडार में तो 100 साल से भी ज्यादा समय से आग लगी हुई है। अमेरिका का मामला थोड़ा अलग है। अमेरिका के सेंट्रेलिया इलाके में 27 मई 1962 को कोयला खदान में आग लगी। एक थ्योरी कहती है कि आग कूड़ा जलाने की वजह से लगी। वहां पर बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था और म्यूनिसिपैलिटी उसे जलाना चाहती थी। उसने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया और उसके सामने आग जलाई और आग को फिर बुझा भी दिया गया। लेकिन उस आग की गर्मी ने ज़मीन के नीचे जो कोयला था उसको सुलगा दिया और तब से वो आग अभी तक जलती आ रही है। झरिया का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि और जगहों पर जलती हुई या सुलगती हुई कोयला खदान के ऊपर इतनी बड़ी इंसानी आबादी नहीं रहती है। झरिया की आग को बुझाने की कई कोशिशें भी की गई। 1990 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को $1,25,00,000 का सस्ता कर्ज दिया इस आग को बुझाने के लिए। तब $1 करीब 25 रुपए का था। आग बुझाने की प्रक्रिया में मिट्टी, राख, पानी का मिश्रण या रेत का मिश्रण खदान के भीतर डाला गया। सेपरेशन तकनीक अपनाई गई ताकि खदान के जलते हुए हिस्सों को अलग किया जा सके। नाइट्रोजन फोम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन और देशों की तरह झरिया में भी आग काबू में नहीं आई। जलते कोयले के कारण झरिया इलाके में तापमान अक्सर नॉर्मल टेम्परेचर से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तक बना रहता है। जब हम काम करके आते हैं तो यहाँ पर जब घर में सोते हैं चाहे रहते हैं तो इतनी गर्मी होती है। ये तो आग ऐसी है, उसमें भी गर्मी इतनी लगती है आग के वजह से कि घर में रह नहीं पाते हैं। बहुत कठिनाई होती है रहने में। जमीन पर पड़ी इन दरारों के जरिए ऑक्सीजन लगातार जलते कोयले के संपर्क में आती है और आग फैलती रहती है। भारत की सरकारी कोयला कंपनी BCCL को पिछले कुछ वर्षों में खूब मुनाफा हुआ है। लेकिन धनबाद लगातार भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में बना हुआ है। You see, we are aware that we have responsibility towards the society as far as this environment is concerned, as far as this health is concerned. करीब 280 वर्ग किलोमीटर यानी साउथ दिल्ली से भी बड़े इलाके में रहने वाले झरिया के करीब 4 लाख लोग सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों और आर्सेनिक घुले पानी के साथ जिंदगी काटते हैं। वहां से लोगों को विस्थापित करने के प्लान पिछले 30 साल से बनते आ रहे हैं। ये फायर एरिया कभी बंद नहीं होगा और फायर एरिया क्योंकि पूरी लाइफ लाइन कोयला है,
झारखंड का भी लाइफलाइन कोयला है और धनबाद का तो 100% लाइफलाइन कोयला है। करीब 2000 साल पहले चीन में इंसान ने सबसे पहले कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। तब से अब तक कोयले के अलावा ऐसा और कोई ईंधन नहीं है जो इतने सस्ते दाम पर आसानी से उपलब्ध हो। आने वाले दिनों में भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ती रहेगी और उसे पैदा करने के लिए कोयले की डिमांड भी बढ़ेगी। जुलाई 2023 तक भारत में 243 कोयला बिजली घर थे। भारत सरकार जल्द से जल्द 38 और नए कोल पावर प्लांट बनाना चाहती है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो 1 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम से जितनी ऊर्जा मिलती है या जितनी एनर्जी मिलती है, उतनी एनर्जी पाने के लिए 14 टन कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। एक बार पावर प्लांट बन भी गया तो न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई खरीदनी पड़ती है बार बार, और परमाणु कचरा भी एक बड़ा सिरदर्द बना रहता है। अगर हम पेट्रोलियम एनर्जी की बात करें या पेट्रो प्रोडक्ट से मिलने वाली एनर्जी की बात करें तो इसका बड़ा भंडार कुछ देशों के पास है और उनसे ये खरीदना पड़ता है। विवाद होने की स्थिति में, युद्ध होने की स्थिति में या आपसी मतभेद होने पर इस एनर्जी सोर्स को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें तो बहुत सारे देशों ने डैम बना रखे हैं, लेकिन दुनिया भर में जलवायु जिस तरह से बदल रही है, जिस तरह से लंबे सूखे का दौर हम देख रहे हैं, उससे नदियों का जल स्तर जो है वो बहुत नीचे गिर रहा है और बिजली बनाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। भारत में ही बीते 38 साल में सबसे ज़्यादा नदियों का जल स्तर जो है वो अभी नीचे आया हुआ है और इसकी वजह से भारत का हाइड्रो पावर प्रोडक्शन जो है वो 38 साल बाद इतने निचले स्तर पर आया है। इन सब के उलट जब कोयले की बात आती है तो करीब 80 देशों के पास कोयले का भंडार है। ज़मीन खोदी, कोयला निकाला, उसे थोड़ा सा साफ किया और जलाना शुरू कर दिया। इतनी आसानी की वजह से ही पर्यावरण को गंदा करने के बावजूद कोयला ऊर्जा का सबसे सस्ता और आसान विकल्प बना हुआ है। पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में आज इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। पिन एंड पोस्ट के अगले वीडियो में आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।